नमस्कार। आज हम ज़ीरोधा वर्सिटी के शुरुआती मॉड्यूल की कुछ बहुत ही बुनियादी पर ज़रूरी बातों पर गौर करेंगे। ये स्रोत हमें समझाते हैं कि भाई सिर्फ पैसे बचाते रहना ही काफ़ी क्यों नहीं है और ये जो निवेश या इन्वेस्टमेंट की बात होती है, वो इतनी अहम क्यों है। हाँ, बिल्कुल ये समझना बहुत ज़रूरी है आजकल। तो आज की बातचीत का हमारा मकसद यही है कि पहले तो ये समझें कि निवेश की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है और फिर अगर करना है तो पैसे लगाने के मुख्य रास्ते कौन-कौन से हैं, कम से कम वो जिनका जिक्र इस मॉड्यूल में है। चलिए ज़रा इसमें और गहरे उतरते हैं। ठीक है। मॉड्यूल में ना एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है। सोचिए कोई है जो हर महीने कमाता है, खर्च करता है और जो पैसा बच गया उसे बस कैश मतलब नकदी के तौर पर रखे जा रहा है। हाँ, मॉड्यूल कहता है ये एक डरावनी स्थिति है। और डरावनी इसलिए क्योंकि महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं, वो बढ़ती रहती है। तो आज आपने जो पैसा बचाया है, उसकी खरीदने की ताकत कल कम हो जाएगी। सही। ड्यूल के हिसाब से तो अगर कोई 20 साल तक ऐसे ही पैसे बस रखता जाए तो रिटायरमेंट के बाद हो सकता है 8 या 10 साल में ही वो सारी जमा पूंजी खत्म हो जाए। सोचिए मतलब 20 साल की बचत 8-10 साल में खत्म। बिल्कुल। और फिर मॉड्यूल ये भी दिखाता है कि अगर वही पैसा मान लीजिए 20,000 रुपए हर महीने सिर्फ रखा ना जाए बल्कि उसे कहीं निवेश कर दें, हाँ, जहां मान लीजिए उदाहरण के लिए साल का 12% रिटर्न मिल रहा हो, तो 20 साल बाद तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। कितनी अलग। जहां पहले मतलब सिर्फ बचत से करीब 1.7 करोड़ रुपए जमा होते, वहीं निवेश से ये रकम 4.26 करोड़ तक जा सकती है। अरे वाह, ये तो लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। बहुत बड़ा फर्क है ये तो। हाँ, बहुत बड़ा फर्क। और यहीं से वो सवाल उठता है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि आखिर निवेश करें ही क्यों। हाँ, क्यों करें? तो मॉड्यूल इसके 3 मुख्य कारण बताता है। पहला, सबसे जरूरी, महंगाई से लड़ना ताकि हमारे पैसे की कीमत वक्त के साथ कम ना हो। ठीक है। दूसरा, धन बनाना, मतलब एक लंबे समय में एक ठीक ठाक या शायद अच्छी खासी रकम जमा करना। और तीसरा, अपने जो आर्थिक लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करना, जैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग हो गई, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है या शायद घर खरीदना है, इस तरह के लक्ष्य। अच्छा, तो जरूरत तो समझ आ गई, पर अब सवाल है कि पैसा लगाएं कहाँ? मॉड्यूल कुछ मुख्य एसेट क्लास बताता है ना? जी हाँ, एसेट क्लास यानी निवेश के अलग अलग विकल्प। तो पहला कौन सा है? पहला है फिक्स्ड इनकम, जैसे हम सब जानते हैं बैंक की एफडी या फिर सरकारी बॉन्ड। अच्छा। इनमें क्या होता है कि जोखिम कम माना जाता है और आपको जो रिटर्न मिलना है वो लगभग तय होता है। मॉड्यूल के हिसाब से जून 2014 तक इनमें करीब 8 से 11% सालाना रिटर्न मिल रहा था। ठीक है, ये हुआ पहला। और दूसरा? दूसरा है इक्विटी, यानी शेयर बाजार। जो कंपनियां लिस्टेड हैं बीएसई या एनएसई पर, उनके शेयर खरीदना। हम्म। मॉड्यूल के अनुसार पिछले 15 सालों का औसत रिटर्न लगभग 14-15% सीएजीआर रहा है। सीएजीआर यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। अच्छा, 14-15%। हाँ, और कुछ अच्छी कंपनियों की शेयर्स ने तो इससे भी कहीं ज्यादा, मतलब 20% सीएजीआर से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। वाह, ठीक है। तो फिक्स्ड इनकम हो गया, इक्विटी हो गया और तीसरा है रियल एस्टेट, मतलब जमीन, मकान, दुकान वगैरह खरीदना बेचना। हाँ, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, बिल्कुल। पर इसमें अक्सर काफी बड़ी रकम चाहिए होती है निवेश करने के लिए, और इसे खरीदना बेचना उतना आसान या तेज नहीं होता जितना मान लीजिए शेयर खरीदना बेचना। सही बात है, लिक्विडिटी कम होती है। बिल्कुल। और चौथा विकल्प मॉड्यूल बताता है कमोडिटी का, खासकर सोना चांदी, मतलब बुलियन। सोना चांदी। हाँ, ये तो पारंपरिक निवेश माना जाता है हमारे यहाँ। हाँ, माना जाता है। मॉड्यूल के आंकड़ों के हिसाब से पिछले 20 सालों में इनका रिटर्न करीब 8% सीएजीआर रहा है। तो ये भी एक विकल्प है। अच्छा, तो ये 4 मुख्य विकल्प हो गए, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, रियल एस्टेट और सोना चांदी। लेकिन इनमें रिस्क और रिटर्न का क्या मामला है? देखिए, मॉड्यूल एक बहुत सीधी और साफ बात कहता है, जोखिम और रिटर्न ये साथ साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड। मतलब अगर आप ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे इक्विटी में 14-15% या उससे ज्यादा की बात हमने की, तो आपको ज्यादा जोखिम, ज्यादा उतार चढ़ाव के लिए भी तैयार रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ जो कम जोखिम वाले विकल्प हैं, जैसे फिक्स्ड इनकम, वो सुरक्षित लगते हैं, लेकिन वहां एक छुपा हुआ जोखिम है। वो क्या? वो है महंगाई का जोखिम। अगर मान लीजिए आपकी एफडी आपको 8% रिटर्न दे रही है, पर महंगाई ही 7% या 8% या उससे भी ज्यादा है, तो असल में आपके पैसे की कीमत बढ़ नहीं रही,
शायद घट ही रही हो, वो महंगाई को ही नहीं हरा पा रहा। बिल्कुल सही। मॉड्यूल के उसी उदाहरण पर वापस जाएं। अगर 20 साल तक हर महीने 20,000 रुपए निवेश किए जाते हैं, हाँ, तो फिक्स्ड इनकम से मान लीजिए 9% औसत रिटर्न पर करीब 3.3 करोड़ बन सकते हैं। ठीक। सोना चांदी से 8% औसत रिटर्न पर लगभग 3.09 करोड़। लगभग बराबर। हाँ, लगभग। पर इक्विटी से अगर औसत 15% रिटर्न माने तो वो रकम 5.4 करोड़ तक पहुंच सकती है। ओह, 5.4 करोड़। ये तो काफी ज्यादा है फिक्स्ड इनकम और सोने से। हाँ, काफी ज्यादा। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि इक्विटी में लंबे समय में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना है। पर ये याद रखना ही होगा कि इसमें जोखिम भी सबसे ज्यादा है। अब सही। अच्छा, मॉड्यूल एक और जरूरी चीज की बात करता है, एसेट एलोकेशन। इसका क्या मतलब हुआ? एसेट एलोकेशन का सीधा सा मतलब है कि अपनी सारी बचत या निवेश की रकम किसी एक ही जगह, मतलब एक ही एसेट क्लास में मत डालिए। अच्छा, मतलब सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। बिल्कुल वही। अपनी बचत को अपनी जरूरत और जोखिम क्षमता के हिसाब से इन अलग-अलग विकल्पों, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, सोना वगैरह में बांटना चाहिए। और ये कैसे तय हो कि किसमें कितना डालें? हाँ, ये बहुत व्यक्तिगत होता है। जैसे कोई युवा है, अभी कमाना शुरू किया है, रिटायरमेंट बहुत दूर है, तो वो शायद थोड़ा ज्यादा जोखिम लेकर इक्विटी में ज्यादा हिस्सा लगा सकता है। वहीं कोई अगर रिटायरमेंट के नज़दीक है, तो वो चाहेगा कि उसकी जमा पूंजी ज्यादा सुरक्षित रहे, तो वो फिक्स्ड इनकम को ज्यादा महत्व देगा। ये पूरी तरह निवेशक के लक्ष्य, उसकी उम्र, उसकी ज़रूरतें और सबसे ज़रूरी वो कितना जोखिम आराम से उठा सकता है, इस पर निर्भर करता है। समझ गया। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? What are the key takeaways? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, सिर्फ पैसे बचाना काफ़ी नहीं है। भविष्य के लिए, महंगाई से बचने के लिए निवेश करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात, रिटर्न की दर में जो छोटा सा फर्क दिखता है ना, जैसे 8% बनाम 9% या 12% बनाम 15%, वो लंबे समय में आपकी जमा हुई रकम पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। वो 1.7 करोड़ और 4.26 करोड़ वाला उदाहरण याद है ना? हाँ, वो तो जबरदस्त था। तीसरी बात, कोई एक निवेश विकल्प सबके लिए सबसे अच्छा नहीं होता। कौन सा विकल्प सही है, ये आपकी अपनी जरूरतें और आप कितना जोखिम ले सकते हैं इस पर तय होगा। सही। पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल। एग्जैक्टली। और चौथी बात, लंबे समय में महंगाई को मात देने और अच्छा पैसा बनाने के लिए इक्विटी एक अहम रास्ता हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो जोखिम जुड़ा है उसे समझना और मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो ये तो हुई निवेश की जरूरत और मुख्य विकल्पों की बात। अंत में एक सवाल है जो शायद श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे। जब हमें ये पता चल गया कि ये बुनियादी विकल्प हैं, सब में अलग-अलग रिस्क रिटर्न है, तो वो कौन से व्यक्तिगत कारक हैं? मतलब किसी की अपनी जिंदगी की कौन सी बातें हैं जो उसे ये फैसला लेने में मदद कर सकती हैं कि वो अपनी बचत का कितना हिस्सा किस विकल्प में लगाए? कैसे वो सही संतुलन बनाए? इस पर सोचा जा सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है।